और भाई लोग क्या हालचाल है, कैसे हो तुम लोग? सब एकदम बढ़िया। तो यार आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द बेगर चैप्टर के बारे में। इस कहानी में हम लोग एक भिखारी के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कि कैसे एक भिखारी एक बहुत अच्छा काम करने वाला व्यक्ति बन जाता है। दरअसल एक वकील होता है जो उस भिखारी को काम देता है और उसको एक बड़ा आदमी बना देता है। तो चलो देखते हैं कि कैसे वो भिखारी मेहनत करता है और एक भिखारी से एक अच्छा काम करने वाला व्यक्ति बन जाता है। एक भिखारी रोड पर बैठकर भीख मांग रहा था। जैसे कि तुमने भी देखा होगा कि जब तुम जा रहे होते हो तो ट्रैफिक वगैरह पे तुमको कुछ भिखारी मिल जाते हैं। तो उसी ढंग से इस चैप्टर में भी एक भिखारी जो है वो भीख मांग रहा था। वो कुछ ऐसा कह रहा था, सर जी मुझ पे दया कीजिए, एक निर्धन और भूखे आदमी की तरफ अपना ध्यान दीजिए। मैं 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया हूँ। मेरे पास 5 कॉपेक्स भी नहीं है कि जाकर मैं कहीं शरण ले सकूं। प्रभु मुझ पे दया कीजिए। मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं 8 साल तक गांव में एक टीचर था, लेकिन फिर लोगों ने ऐसा चाल चला, ऐसा षड्यंत्र रचा कि मैं अपनी नौकरी से हाथ धो बैठा। मैं झूठे आरोपों का शिकार हो गया और पिछले 1 साल से मैं कोई भी काम धंधा नहीं कर रहा हूँ। दया कीजिए महाराज, दया कीजिए। मालिक कुछ तो दे दो, खाए पिए लगी। वो ऐसा कहकर लोगों से भीख मांग रहा था और सरगई नाम का एक वकील उसको बड़े ही गौर से देख रहा था। उस भिखारी की हल्की बादामी रंग की ओवरकोट, उसकी नशीली आंखें और उसके दोनों गाल पर बने हुए छोटे छोटे धब्बे, इन सब को देखकर उस वकील को ऐसा लग रहा था मानो इस भिखारी को उसने पहले भी कभी देखा है। फिर वो भिखारी कहता है, हाँ, अब मुझे कालूगा प्रांत से एक नौकरी की पेशकश आई है, लेकिन मेरे पास वहां जाने के लिए पैसे नहीं है। मालिक मुझ पे दया कीजिए और मेरी सहायता कीजिए। मुझे मांगने में शर्म आ रही है, लेकिन मैं क्या करूं? मैं बेबस हूं, मजबूर हूं। मुझ पे दया कीजिए और मेरी सहायता कीजिए। सरगई जो कि वकील था, उसकी नजर उस भिखारी के जूते पर जाती है, जो कि एक ऊंची थी और दूसरी नीचे थी। तभी उसको अचानक से याद आता है कि इस भिखारी को मैंने परसों सदोविया स्ट्रीट में देखा था। तब वो उस भिखारी से कहता है कि परसों जब मैं तुमसे मिला था तो तुमने कहा था कि तुम एक स्टूडेंट हो और तुम्हें स्कूल से निकाल दिया गया है, याद है तुम्हें? वो भिखारी एकदम घबरा जाता है और हकबका के कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं एक स्कूल टीचर हूँ और अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप मेरे डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने अपने आप को एक स्टूडेंट बताया था और तुमने मुझे ये भी बताया था कि तुम्हें स्कूल से क्यों निकाला गया था। क्या तुम्हें याद नहीं है? सरगई गुस्से से लाल पीला हो जाता है और उसको डांटते हुए कहता है, ये सरासर बेईमानी है, समझे? अगर तुम मुझे सच सच नहीं बताओगे तो मैं अभी तुम्हारे पीछे पुलिस भेज रहा हूँ। तुम लोग बस लोगों को ठगते हो। अब वो भिखारी बहुत ज्यादा डर जाता है और डरते हुए अपने सीने पे हाथ रखता है, अपने चेस्ट पे हाथ रखता है और कहता है, नहीं नहीं, आप पुलिस मत बुलाइए, मैं आपको सब सच बताता हूँ। न तो मैं स्टूडेंट हूँ और ना ही कोई टीचर। ये सब मनगढ़ंत बातें थी। दरअसल मैं पहले रूस की भजन मंडली में काम किया करता था, लेकिन शराब पीने के कारण मुझे वहाँ से निकाल दिया गया। लेकिन अब मैं कर भी क्या सकता हूँ? बिना झूठ बोले हुए मेरा गुजारा नहीं होता। अगर मैं सच बोलूंगा तो लोग मुझे पैसे नहीं देंगे। मैं क्या कर सकता हूँ? तुम क्या कर सकते हो? तुम ये पूछ रहे हो कि तुम क्या कर सकते हो? तुम काम कर सकते हो, समझे? ये तो तुम कर ही सकते हो ना। तुम्हें काम करना ही चाहिए। तुम्हारे हाथ पैर सब सलामत है तो तुम काम क्यों नहीं करते? सरगई एकदम चिल्लाते हुए उसके पास जाकर बोलता है, हाँ वो तो मुझे मालूम है, लेकिन मुझे काम देगा कौन? क्या तुम मेरे लिए लकड़ी काटने का काम करोगे? मैं उसके लिए बिल्कुल मना नहीं करूंगा। हाँ हाँ कर तो लूंगा, लेकिन आजकल जो प्रोफेशनल वुड कटर हैं उनको भी काम नहीं मिलता, तो मुझे काम कौन देगा? तुम्हें मैं काम दूंगा। क्या तुम आकर मेरे यहाँ लकड़ियाँ काटोगे? हाँ हाँ काटूंगा। बहुत अच्छे, अब बस थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि तुम लकड़ी काट सकते हो या नहीं। सरगई गुस्से में हाथ मसलते हुए अपने घर की ओर तेजी से बढ़ता है और घर पहुंचकर अपने रसोइया को आवाज देता है, सुनो ओल्गा, इस महाशय को लकड़ी काटने वाले स्थान पर ले जाओ और इसे लकड़ी काटने के लिए दो। वो भिखारी एकदम पुतले की तरह खड़ा था और कंधा उचकाते हुए उस रसोइये के पीछे पीछे चल पड़ता है, वो भी बिना मन के। उसकी चाल ढाल से यह साफ पता चल रहा था कि उसने लकड़ी काटना इसीलिए नहीं स्वीकार किया था क्योंकि वो भूखा था या फिर उसे कुछ काम करना था। उसने केवल शर्म के कारण उसको स्वीकार किया था, क्योंकि यार उस एडवोकेट ने उसे डांट दिया था और डरा भी दिया था कि जब तुम्हारे हाथ पैर सब सलामत है तो तुम काम क्यों नहीं करते हो। और डर के कारण, शर्म के कारण उसने लकड़ी काटने का यह काम स्वीकार कर लिया था कि हाँ मैं लकड़ी काटूंगा। और उसको देखकर यह भी साफ पता चल रहा था कि शराब के कारण उसकी बॉडी एकदम कमजोर हो गई है। वो बहुत कमजोर है और अस्वस्थ है। मेहनत करने के प्रति उसकी तनिक भी इच्छा नहीं थी। सरगई तेजी से भागकर डाइनिंग रूम में गया, क्योंकि डाइनिंग रूम की खिड़की से लकड़ियों की कोठरी और आंगन में होने वाली सारी गतिविधियों पर नजर डाला जा सकता था। खिड़की के पास खड़े होकर सरगई ने पिछले दरवाजे से प्रांगण में आकर गंदी बर्फ के आर पार शेड में आते हुए भिखारी और रसोइया को देखा। ओल्गा ने अपने साथी को बहुत ही गुस्से से घूरा। ओल्गा कौन है? उसकी रसोइया का नाम है। और घूरने के बाद उसने उसे कोहनी से मारकर एक तरफ कर दिया, शेड को खोल दिया और गुस्से से दरवाजे को बंद कर दिया।
इसके बाद उन्होंने उस नकली टीचर को एक लकड़ी के लट्ठे पर बैठे हुए देखा। वो वहाँ अपनी हथेली के ऊपर लाल गालों को रख कर सोच रहा था। फिर उसकी रसोइया ने उसके पैर के पास जाकर कुल्हाड़ी पटक दी और फिर लकड़ी का एक लट्ठा उसे दिया काटने के लिए। ओल्गा गुस्से में डांटते हुए उस भिखारी से कहती है कि तुम इसे जल्दी से जल्दी काटो। ऐसा उसके होठों से पता चल रहा था, क्योंकि यह जो सरगई है वो डाइनिंग रूम के खिड़की से देख रहा है, तो वहां तक आवाज नहीं आ रही है, बस उनकी लिपसिंग से उसे पता चल रहा है कि हाँ उसने ऐसा कुछ बोला होगा। भिखारी हिचकिचा कर एक लकड़ी की बोटी को अपनी तरफ खींचता है और अपने पैरों के बीच दबाकर उसके ऊपर कमजोर हाथों से प्रहार करता है, मतलब कि कुल्हाड़ी से उसको काटने की कोशिश करता है, लेकिन बोटी हल्की सी हिलती है और गिर जाती है। वो दोबारा उसको सावधानी पूर्वक खींचता है और उस पर वापस से प्रहार करता है। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो डर डर के और बड़ी सावधानी पूर्वक से कुल्हाड़ी चला रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि कुल्हाड़ी उछल कर उसके लंबे जूते पर गिर जाए और उसे कोई हानि पहुंचे। मतलब कि हो सकता है कि लकड़ी की बोटी पर से कुल्हाड़ी उछल कर उसके पैर पर जाए और उसकी उंगली कट जाए। तो वो बहुत ही सावधानी पूर्वक और डर डर के उस लकड़ी को काटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दोबारा कोशिश करने के बावजूद वो लकड़ी की बोटी वापस से गिर जाती है। मतलब सीधी बात है कि दोबारा कोशिश करने के बाद भी वो लकड़ी उससे नहीं कटी। तब तक सरगई का गुस्सा शांत हो चुका था और उसे अपने आप पर बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, बहुत ही अफसोस हो रहा था कि उसने एक नक्कारे और शराबी व्यक्ति को, जो कि वास्तव में बीमार है, उसको इस ठंड में काम करने का कष्ट दिया। अब उस वकील को अपने आप पर अफसोस हो रहा है कि उसने उस भिखारी को ठंड में शारीरिक काम करने में जुटा दिया, जो कि उसे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कमजोर दिख रहा है, बीमार दिख रहा है। 1 घंटे बाद ओल्गा अंदर आती है और सरगई से बताती है कि सारी लकड़ियों के टुकड़े कर दिए गए हैं, मतलब कि सारी लकड़ियां काट दी गई हैं। तो सरगई कहता है ठीक है, उसे आधा रूबल दे दो। हाफ रूबल मतलब कि अप्रोक्सीमेटली 50 कॉपेक्स। शुरू में भिखारी बोल रहा था ना कि उसके पास 5 कॉपेक्स भी नहीं है कि वो जाकर कहीं होटल वगैरह ले सके, कहीं रह सके। अब उसके पास 50 कॉपेक्स होंगे, मतलब कि हाफ रूबल। और उससे ये भी कह दो कि अगर उसकी इच्छा हो तो हर महीने की 1 तारीख को वो यहाँ आ जाए और लकड़ी काटने का काम कर दे। हम उसकी खातिर हमेशा काम ढूंढ देंगे। महीने की 1 तारीख को वो लवारिस बेघर आदमी आ जाया करता था और हर बार आकर आधा रूबल ले जाता था। हालांकि वो बहुत ही मुश्किल से अपनी टांगों पर खड़ा हो सकता था। और उस दिन के बाद हर महीने की 1 तारीख को वो आता था और वकील के यहाँ काम करता था। हर बार उसके लिए कोई ना कोई काम की तलाश कर दी जाती थी। कभी वो बर्फ को बेलचे से हटा दिया करता था, तो कभी लकड़ी वाले शेड को तरतीब कर दिया करता था, कभी वो घर की साफ सफाई कर देता था, झाड़ू वगैरह लगा देता था, और ऐसे ही कुछ न कुछ काम उसको मिल ही जाता था। और हर बार उसे 20 से 40 कॉपेक्स मिल जाते थे। और एक बार तो सरगई ने उसे अपना पुराना पैजामा भी दे दिया। मतलब उसे काम करने के लिए पैसे तो मिलते ही मिलते थे, बाकी घर में जो भी पुरानी चीज हो जाती थी, जैसे उस वकील का पुराना कपड़ा वगैरह हो गया, वो सब भी उसको दे देते थे वो, और इससे उसका गुजारा हो जाता था। जब सरगई अपने दूसरे घर पर शिफ्ट हो रहा था तो उसने उस भिखारी को बुलाया ताकि वो उस सामान को बांध दे, फर्नीचर वगैरह को बाहर निकाल दे, गाड़ी वाड़ी पे लदवा दे। लेकिन इस बार वो भिखारी बहुत ही ज्यादा गंभीर, उदास और शांत था। उसने मुश्किल से ही फर्नीचर को छुआ होगा। वो बस अपना सिर लटकाए हुए गाड़ियों के पीछे घूम रहा था। उसने ये बिल्कुल भी नहीं दिखाया कि हाँ मैं देखो काम कर रहा हूँ, फर्नीचर वगैरह उठा रहा हूँ। वो बहुत ही ज्यादा उदास था और गाड़ी के बस पीछे खड़ा था। वो ठंड के कारण कांप रहा था और बहुत ही लज्जित महसूस कर रहा था जब गाड़ी वालों ने उसका मजाक उड़ाया, ये कहकर कि तुम बहुत आलसी हो, कमजोर हो, और उसके फटे पुराने सुंदर ओवरकोट का भी मजाक उड़ाया जो उसने पहन रखी थी। जब शिफ्टिंग का सारा काम हो गया तो सरगई ने उस भिखारी को बुलाया। अच्छा, मुझे खुशी है कि मेरे शब्दों का आप पर कुछ प्रभाव पड़ा है। उसे 1 रूबल देते हुए सरगई कहता है, यह आपकी तकलीफों का पुरस्कार है। मैं देख रहा हूँ कि आप संजीदा हैं और काम करने में आपको कोई आपत्ति नहीं होती है। क्या नाम है आपका? लोस्कोफ। ठीक है लस्कोफ, अब मैं आपको कोई दूसरी साफ सुथरी नौकरी दे सकता हूँ। क्या आप लिखना जानते हैं? हाँ मैं लिख सकता हूँ। कल मेरा यह पत्र लेकर मेरे एक मित्र के पास चले जाना। आपको कुछ कॉपी करने का काम मिल जाएगा, मतलब कि देख कर उतारने वाला कोई काम उसको मिल जाएगा। कुछ करना नहीं है, बस देख कर उसे लिख देना है। ऐसे ही मेहनत करते रहो, शराब बिल्कुल मत पीना, और जो कुछ भी मैंने आपसे कहा है उसे याद रखना। ठीक है, चलिए अब मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। एक व्यक्ति को सही रास्ते पर लगा देने की खुशी में सरगई ने लस्कोफ के ऊपर आराम से थपथपाया और जाने से पहले उसने उसे हाथ मिलाया और लस्कोफ को वो पत्र दिया। लस्कोफ ने वो पत्र ले लिया और उस दिन के बाद से वो उस प्रांगण में कभी भी काम करने नहीं आया। मतलब जिस घर में वो लकड़ी वगैरह काटता था, साफ सफाई करता था, उस घर में वो वापस काम करने के लिए कभी भी नहीं लौटता है उस दिन के बाद से। और एक बात तुमने ध्यान दिया कि नहीं दिया, इस बार उसको 1 रूबल मिला है, मतलब कि 100 कोपेक्स, जो कि मुझे लगता है कि अभी तक का सबसे बड़ा अमाउंट उसको मिला है। 2 साल बीत गए। फिर एक दिन शाम को सरगई एक थिएटर के टिकट खिड़की के पास पैसे दे रहा था अपनी टिकट बुक करने के लिए।
तभी उसे अपनी नजदीक में एक आदमी दिखाई पड़ा जिसके कोट के कलर मुड़े हुए रोए के थे। उसने एक फटी पुरानी सील मछली की बनी हुई टोपी भी पहन रखी थी। वो छोटा व्यक्ति डरते हुए टिकट वाले से गैलरी की एक सीट देने को बोलता है और उसे तांबे के कुछ सिक्के भी देता है। वो कोई और नहीं लोस्कोफ ही था। लोस्कोफ, क्या ये आप है? सरगई जोर से बोलता है। उसने उस बौने व्यक्ति को अपनी लकड़ी काटने वाली सारी कहानी बताई। आप कैसे हैं? क्या हालचाल है आपके? क्या आप काम कर रहे हैं? बाकी सब कैसा चल रहा है? ये सारे सवाल वो एडवोकेट, वो वकील जिसका नाम सरगई था, वो लोस्कोफ से पूछता है। लोस्कोफ कौन? वो भिखारी जो कि अब थोड़ा बड़ा आदमी बन गया है। ठीक ही हूँ, अब मैं एक नोटरी हूँ और मुझे हर महीने 35 रूबल मिलते हैं। जहाँ यार उसको आधा रूबल या फिर 1 रूबल मिलते थे, अब उसको 35 रूबल मिलते हैं हर महीने। मतलब वो भिखारी अब भिखारी नहीं रहा, बड़ा आदमी बन गया है। भगवान का धन्यवाद करो, यह तो बहुत ही सुंदर बात है। मुझे आपकी बात पर बहुत खुशी हुई लोस्कोफ, मुझे इस बात से बहुत ही खुशी हुई। देखिए, आप एक प्रकार के मेरे धर्मपुत्र हैं। आप जानते हैं कि मैंने आपको सही मार्गदर्शन दिया था। क्या आपको याद है कि मैंने आपकी हंसी उड़ाई थी, है ना? मैंने उस दिन आपको लगभग अपने पैरों पर गिरा ही दिया था। भले आदमी, मेरे शब्द को याद रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखो आज आप कहां से कहां पहुंच गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लोस्कोफ कहता है। यदि मैं आपके पास नहीं आता तो अभी तक अपने आप को एक टीचर या स्टूडेंट ही कहता फिरता। हाँ, आपके शरण में आकर मैं उस गड्ढे से बाहर निकल गया। मैं आपका और आपकी उस रसोइया का बहुत आभारी हूँ। भगवान उस भली और नेक महिला को बहुत खुश रखे। उस समय आपने बहुत सी अच्छी बातें कही थी और मैं आजीवन आपका आभारी रहूंगा। लेकिन यह स्पष्ट बात है कि ओल्गा नाम की आपकी जो रसोइया थी उसने मुझे बचा लिया। लेकिन वो कैसे? मैं आपसे ये बयान नहीं कर सकता कि उसे मेरे कारण कितना दुख हुआ होगा, कितना कष्ट हुआ होगा, उसने मेरे खातिर कितने आंसू बहाए होंगे। लेकिन मुख्य बात यह है कि वो मेरे लिए लकड़ियां काटा करती थी। सर, क्या आपको पता है कि मैंने आपके लिए एक भी लकड़ी नहीं काटी? वो सारा लकड़ी वही काटती थी। इस बात ने मुझे बचाया है और उसके कारण ही मैं आज बदल गया। मैं आपको ये तो नहीं बता सकता कि उसकी उपस्थिति में मैंने शराब पीना कैसे छोड़ दिया, लेकिन ये बात सच है कि मैंने उसकी उपस्थिति में शराब पीना छोड़ दिया था। मुझे केवल ये पता है कि उसके शब्दों और नेक कार्यों के बदौलत ही मैं बदल चुका हूँ। आज उसी ने मुझे आज ठीक मार्ग पर ला दिया। मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। खैर, अब जाने का समय हो गया है। घंटी बजती है और लोस्कोफ वहाँ से गैलरी में चला जाता है। सरगई को ऐसा लग रहा था कि उसके शब्दों के कारण और उसकी मेहनतों के कारण जो है वो भिखारी आज इतना बड़ा आदमी बन गया। लेकिन दरअसल लोस्कोफ इसलिए बदल गया क्योंकि उसकी जो रसोइया थी ओल्गा नाम की, उसने उसकी मदद की, उसने उसे ताने दिए, सही मार्ग दिखाया और वो बदल गया। या फिर ये भी हो सकता है कि लोस्कोफ को उससे प्यार हो गया हो और उसकी बातों का कुछ असर हो रहा हो उस पर। कुछ भी हो सकता है भाई। हालांकि यार ये बात भी सही है कि उस वकील का भी कुछ रोल है और ओल्गा का भी कुछ रोल है। मतलब उन दोनों ने मिलकर उस भिखारी को यानी कि लोस्कोफ को सुधार दिया। बड़े होकर अगर तुम्हें भी कुछ करने का मौका मिलता है, अगर तुम्हें भी किसी को सुधारने का मौका मिलता है तो तुम जरूर सुधारना। बाकी यार कहानी कैसी लगी? अगर कहानी तुमको पसंद आई है तो यार नीचे कमेंट करके बताओ कि हाँ यार कहानी बहुत ही अच्छी थी, तुम भी मोटिवेट हो गए हो। और अगर तुमने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो। मुझसे बात करने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो। चलो तो मैं मिलता हूं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।